नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। अनिरुद्ध सिंह ने सचिवालय में संभाला पद, ये बड़ी जानकारी। पंचायती राज मंत्री बनाए गए हैं अनिरुद्ध सिंह। कुसुम्पटी से विधायक हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पंचायती राज विभाग उन्हें सौंपा गया है। दरअसल कल देर शाम विभागों का बंटवारा किया गया। कैबिनेट का गठन पहले ही कर लिया गया था। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें कि तमाम मंत्री अपना अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह की तस्वीरों को देखिए, उन्होंने कार्यभार संभाला है। देश में आज सबसे ज्यादा कमी जिसको बोल सकते हैं भाजपा सरकार द्वारा, पिछली सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए जो कर्ज छोड़ के गए हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। पर ग्रामीण क्षेत्र की, रूरल डेवलपमेंट की मैं बात करूंगा, इसमें जो है फंडिंग डायरेक्ट है, फॉरेन फंडिंग्स भी इसमें शामिल होती है। हम लोग प्रोजेक्ट जो है बाहर से लेके आएंगे और जनहित के कार्य में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जिसने काम करना है उसके लिए कोई कमी नहीं है, मैं समझता हूँ। हज़ारों स्कीमें जो है मेरे पास पूरा खाका तैयार है कि हम लोग कैसे फंडिंग जो है यहाँ पे ला सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और अनेक चीज़ों के लिए है। चाहे वो क्लीनलीनेस है, उसके लिए हमारे पास फंडिंग आती है। सड़कों के लिए आएगी। PMJSY जो है वो रूरल डेवलपमेंट के तहत है। हज़ारों स्कीमें जो हैं जो आज तक जो है यहाँ पे आई नहीं है। मेरे पास पूरा खाका तैयार है, रोड मैप पूरा तैयार है, बस इम्प्लीमेंट करना है। ऑफिसर्स की मैं मीटिंग जल्द ही लूँगा, रूरल डेवलपमेंट के और पंचायती राज के, जल्दी लेके इसको हम आली जमा पहनाएंगे। और टाइम बाउंड पीरियड में जो है मैं चाह रहा हूँ, लक्ष्य एक बांधना चाहिए, खुद का टारगेट होना चाहिए कि इतने समय में काम होना चाहिए। ढील रवैया जो है वो अब नहीं चलने वाला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उन्होंने भी टारगेटेड काम जो है, सबको टारगेटेड काम दिए हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो भी माननीय मुख्यमंत्री हर 6 महीने के बाद लेंगे। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को PWD और अपने करीबी हर्षवर्धन चौहान को हैवी वेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिया। तो वहीं धनीराम शांडिल को स्वास्थ्य और रोहित ठाकुर को शिक्षा महकमे की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल इंडस्ट्री, हेल्थ और PWD विभाग को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी मच रही थी। इसमें विक्रमादित्य सिंह अपनी पसंद का PWD महकमा लेने में कामयाब रहे। चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री ये विभाग अपने पास रखना चाहते थे। और विभागों का बंटवारा हो चुका है। ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए लाइव। वरुण गोयल जी, सबसे पहले चुनाव में जीत कांग्रेस की हुई, लंबा समय लगा कैबिनेट गठन में। हालांकि कैबिनेट गठन के बाद ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी ने नहीं जाने दिया। बहुत जल्द जो कहा जाए तो विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, जो मंत्रालय होते हैं उसमें 3 विभाग बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिन्हें हम हैवी वेट कह सकते हैं। उसमें सबसे हैवी वेट मंत्रालय होता है PWD, उसके बाद इंडस्ट्री और हेल्थ। तो PWD जो है वो विक्रमादित्य के पास गया है, यानी कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और ये भी हम मान सकते हैं कि विक्रमादित्य जो मंत्रालय चाहते थे उन्हें वो मंत्रालय मिल गया है। PWD सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक होता है, भारी भरकम मंत्रालय होता है, वो उनके पास गया है। इसके अलावा इंडस्ट्री की बात करें तो वो हर्षवर्धन के पास गया है, और जो हर्षवर्धन है वो CM के नज़दीकी माने जाते हैं, यानी CM अपने नज़दीकी को इंडस्ट्री जो है वो दिलवाने में कामयाब रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो ये तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, और धनीराम शांडिल जो हैं उनको ये मंत्रालय दिया गया है। अगर गृह मंत्रालय की बात करें, और आमतौर पर हम देखते हैं कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्रियों के पास ही रहता है, तो वो परंपरा यहाँ भी रही है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास रखा है। कार्मिक और योजना आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास ही रहते हैं। अभी जो कई बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, जिसमें टूरिज्म है, क्योंकि हिमाचल के लिहाज से टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है, तो पर्यटन मंत्रालय जो है वो नहीं दिया गया है। वन विभाग जो है वो मंत्रालय अभी किसी को नहीं दिया गया है। आबकारी और टैक्सेशन जो मंत्रालय है वो बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वो किसी को नहीं दिया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय किसी को नहीं दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही एक और विस्तार देखने को मिलेगा। 3 से 4 मंत्री और बन सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि समय बहुत हो गया था और देरी हो रही थी, इसलिए
इन लोगों को शपथ दिलाकर मंत्रालय बांटे गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से मंत्रालय बांटने को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं थी। इसलिए अभी कई मंत्रालय रह गए हैं और कई मंत्रालयों के रहने का मतलब साफ साफ है कि उनका आवंटन जो अभी मंत्री बने उन्हें भी नहीं किया गया है। वो सारे मंत्रालय फिलहाल मुख्यमंत्री के पास हैं और इसका मतलब ये है कि भले ही एक नई कैबिनेट हमारे सामने है, लेकिन अभी ये मानकर चलिए कि जल्द ही जो है एक और कैबिनेट विस्तार देखने को मिल सकता है, जिसमें 3 से 4 नए मंत्री शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। अगर कोटा रहेगा तो 3 तो कम से कम तय हैं जो शपथ लेंगे, जिनको ये मंत्रालय दिए जाएंगे। क्योंकि जिन मंत्रालयों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, टूरिज्म, खाद्य आपूर्ति, वन, ये बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और इनका बंटवारा नहीं हुआ है। यानी कि अभी भी मंत्रालय बांटने को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह सहमति नहीं थी। फिर भी विक्रमादित्य के पास जो मंत्रालय गया है पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा खेल मंत्रालय उनको दिया गया है। युवा नेता है, इस लिहाज से खेल मंत्रालय उनको मिला है। जो बाकी मंत्रालय हैं उसमें एक एक दो अतिरिक्त मंत्रालय दिए गए हैं। जैसे अनुरुद्ध सिंह जो है उन्हें पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। तो बंटवारा जरूर किया गया है, लेकिन अगर इसको हम नंबर वाइज देखें तो ऐसा लगता है कि अब क्योंकि सीएम, डिप्टी सीएम के बाद तीसरे नंबर पर विक्रमादित्य नजर आते हैं पीडब्ल्यूडी और खेल मंत्रालय के साथ। उसके बाद हम धनीराम शांडिल को रख सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है। इंडस्ट्री बड़ा महत्वपूर्ण है जो हर्षवर्धन चौहान के पास गया है। विभागों में बंटवारा हो चुका है, लेकिन बंटवारे के साथ ही एक चर्चा और वरुण गोयल जी शुरू हो गई है। और चर्चा यह है कि पीडब्ल्यूडी विक्रमादित्य सिंह को दिया गया है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री अपने पास उस डिपार्टमेंट को रखना चाहते थे। चर्चाओं से इतर देखा जाए तो क्या कांग्रेस में अभी स्थिति, चूंकि अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कोई फैसला होता है उस पर नाराजगी उससे पहले जाहिर हो जाती है? देखिए, जब ये नतीजे आए थे और कांग्रेस के पक्ष में ये फैसला आया था और 2018 के बाद ये पहला चुनाव था जब किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो ऐसे में इसमें जो पार्टी में अंदरूनी जो गुटबाजी है या कलह है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उस वक्त ये खबरें थी कि हॉली लॉज जो है उसे क्या इग्नोर किया जाएगा या उसे उसकी जगह रहेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में जब बात नहीं बन पाई, जब मुख्यमंत्री के नाम का ये तय हो गया कि हॉली लॉज से मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है, तब लग रहा था कि शायद डिप्टी सीएम का पद हॉली लॉज के पास जाएगा। जब वो भी नहीं हुआ तो अभी पार्टी स्थिति में नहीं है कि हॉली लॉज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दे, बिल्कुल उसे दरकिनार कर दे। ऐसे में जो सबसे पावरफुल मंत्रालय है पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, वो दिया गया यहाँ पर विक्रमादित्य को। यानी हॉली लॉज को भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करना था, उनके भी अपने विधायक हैं, उनके पास भी एक नंबर है और पार्टी नहीं चाहती कि जो एक सरकार बनी है उसको लेकर किसी भी तरह की बातें बाहर निकलकर सामने आए या फिर जो कुछ राज्यों में हुआ है वो कम से कम यहाँ हो। ऐसे में जो विक्रमादित्य हैं उन्हें ये मंत्रालय भी मिला है और भले ही सीएम उसे अपने पास रखना चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं, लेकिन जो अलॉटमेंट हुई है उसमें संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल संतुलन बनाने की कोशिश की गई। बहरहाल इंतजार करना होगा और किस तरह से रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और आखिरकार क्या कुछ वजहें हो सकती हैं इस पूरे विभागों में बंटवारे के पीछे? चूंकि लगातार दबाव की स्थिति में कहीं ना कहीं अक्सर नजर आती है कांग्रेस पार्टी जहां जहां सत्ता में रहती है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इतना जरूर नजर आ रहा है संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक और बड़ा अपडेट जो इस पूरी खबर को लेकर है वो ये भी है कि अभी कई और अहम महकमे बाकी हैं, तो संभवतः माना जा रहा है कि बहुत जल्द विस्तार देखा जा सकता है कैबिनेट में आने वाले समय में। रुख करते हैं अगली खबर का। हिमाचल में आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहने से ठंड के आसार दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी जारी भी है, जिसकी वजह से जहां पर्यटकों का उत्साह बढ़ गया है तो वहीं कारोबारियों की खुशी दोगुना हो गई है। एक तरफ जहां उत्तर भारत में कुछ मैदानी राज्यों को शीतलहर से राहत मिली है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक बर्फबारी का दौर जारी रहने वाला है। ऊपरी इलाकों में मध्यम स्नोफॉल होने की संभावना है, वहीं निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। हिमपात के चलते सांगला वैली और पुह खंड के कुछ इलाकों में जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक सांगला, चितकुल, आसरंग, लिप्पा, कूनो चारग में बर्फबारी काफी हुई है। इन सभी क्षेत्रों में अब तक करीब आधे फीट से अधिक बर्फबारी हुई और जिले के आसरंग, लिप्पा, चितकुल, रखछम गाँव में तो बर्फबारी के बाद सड़क संपर्क मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं, जिसे प्रशासन बहाल करने की कोशिश कर रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं आखिर किस जिले में कितना न्यूनतम तापमान है। शिमला 0 डिग्री सेल्सियस, सोलन 4 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर 5 डिग्री सेल्सियस,
मंडी 5 डिग्री सेल्सियस, ऊना 6 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा 5 डिग्री सेल्सियस, कुल्लू 4 डिग्री सेल्सियस, चंबा 6 डिग्री सेल्सियस, किन्नौर -1 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। इधर चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, गांदरबल, कुपवाड़ा और कारगिल में 2500 मीटर से ऊपर हिमस्खलन की आशंका है। सहायक उपायुक्त कुल्लू शशिपाल नेगी ने कहा कि डीजीआरई मनाली ने पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने वाले लोगों पर रोक लगाई है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो प्रदेश में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चलिए सीधा आपको मनाली लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी कमलेश बौद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, मनाली का नजारा दिखाएं, किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है, बर्फबारी को लेकर क्या कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं? और देखिए, आज सुबह मनाली के जो पास वाला इलाका था, खासकर जो हडिम्बा टेम्पल हो या जो मनु टेम्पल हो या जो अलेऊ का इलाका हो, वहां पे जो है सुबह सुबह करीब 1 घंटे तक बर्फबारी हुई। लेकिन बाद में जो है मौसम थोड़ी देर के लिए खुल गया और उसके बाद जो है बर्फ पिघल गई है। लेकिन हाल फिलहाल में आपको दिखाना चाहूंगा, जो दूर का जो इलाका आप साफ तौर पे देखते हैं, जो है वहां पे अभी भी जो बर्फबारी जो है उसकी मोटी चादर साफ तौर पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जो ऊपर का जो इलाका, वहां पे एक बार फिर से जो है करीब आधा घंटा पहले एक बार फिर से बादलों ने, जो काले घने बादलों ने जो डेरा डालना शुरू किया है। और ऐसे में लगता है कि एक बार फिर से शाम होते होते जो है एक बार फिर से मनाली के आसपास जो है बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो है, शिमला ने पहले ही कहा था कि 11 से 13 तारीख तक जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। तो ऐसे में फिर से उम्मीद जग रही है कि शाम होते होते जो एक बार फिर से जो है, जिस तरह से जो काले बादल जो है आसपास के जो इलाके में मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में फिर से आस ये जग गई है कि जो बर्फबारी का दौर जो है एक बार फिर से शाम होते होते शुरू हो जाए। और आपको साथ में ये भी बताना चाहूं कि जितने भी जो सैलानी मनाली आ रहे हैं, काफी दिनों से जो है इंतजार कर रहे थे कि फ्रेश स्नोफॉल यहाँ पे देखने को मिले। तो जो लोग पिछले कल से जो यहाँ पे जो सोलांग के आसपास जो लोग जा पाए, उन्हें पिछले कल भी हल्की फुल्की बर्फबारी वहां देखने को मिली। और जो आज सुबह जितने भी जो सैलानी मनाली से जो सोलांग की तरफ जो जा रहे थे, उन्हें भी जो है ताजा बर्फबारी देखने को मिली है। और ऐसे में जो है जिस तरह से लगातार रुक रुक के जो ये बर्फबारी हो रही है, तो लगातार जो सैलानियों का आना जो है मनाली जारी है। और आने वाले दिनों में लगता है कि यहाँ पे जो है सैलानियों का जमावड़ा जो है और बढ़ सकता है। कमलेश, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों को उत्साह रहता है बर्फबारी देखने का, उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही हैं। न सिर्फ पर्यटकों की बल्कि जो कारोबारी हैं उनको भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं राहत महसूस अब हो रही होगी, क्योंकि बीते 2 सालों का जिक्र करें तो कोविड की वजह से काफी ज्यादा असर पड़ा था पूरे व्यापार पर। लेकिन इस साल की बात करें, 25 दिसंबर से लेकर फिर 1 जनवरी का दिन, और अब लगातार जिस तरह से खुशनुमा मौसम बना हुआ है, उससे आने वाले दिनों में भी जो कारोबारी हैं उनके चेहरे इसी तरह से खिले रह सकते हैं, ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं लगातार। देखिए रितेश, निश्चित तौर पे जिस तरह जो नए साल के मौके पे जो है रिकॉर्ड तोड़ इस बार जो है सैलानी मनाली आ रहे, करीब एक दिन में जो है 1 लाख सैलानी जो है मनाली आ रहे थे। तो ऐसे में जो है उसके बाद भी जो है करीब 40 से 50% जो ऑक्यूपेंसी लगातार चल रही थी। और जैसे अब जो पिछले कल से जो फिर से एक बार जो बर्फबारी का जो दौर शुरू हो गया, ऐसे में जो है और सैलानी जो है यहाँ पे आ रहे हैं। और ऐसे में जो जिस तरह से जो ऑक्यूपेंसी रहती है वो करीब 70 से 80% तक जो है आने वाले दिनों में जो देखने को मिली। निश्चित तौर पे देखिए रितेश, जब बर्फबारी पड़ती है तो जो जितने भी हिल स्टेशन है वहां पे सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो कारोबार है, जो टूरिज्म से संबंधित जितने भी जो कारोबारी है, उनके चेहरे खिल जाते हैं। क्योंकि पीछे हमने देखा था कि किस तरह से जो 2 साल जो है कोरोना के कारण जो है टूरिज्म इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई थी, वो कहीं ना कहीं जो है अब धीरे धीरे जो है कुछ हद तक जो है रिकवरी जो है टूरिज्म के व्यापार में हो रही है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो जिस तरह से जो जनवरी का जो महीना रहता है, इसमें जो सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। तो जितने भी जो पर्यटन व्यवसायी है वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनवरी का जो महीना है, इसमें जो है जब बर्फबारी होगी तो उनका जो कारोबार जो है वो जो है बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ
किसान बागवान भी यही आस लगाए बैठे हैं कि जब भी बर्फबारी होगी तो जो पेड़ों को, जो खासकर सेब की जो है जो कुल्लू मनाली या जो शिमला या जो मंडी का जो ऊंचाई वाला इलाका है, यहाँ पे जो है सेब के जो है काफी जो है मात्रा में जो है कारोबार होता है। तो ऐसे में जहां एक और पर्यटन व्यवसायी, वहीं दूसरी ओर जो सेब बागवान भी जो है यही आस लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में जो है और बर्फबारी हो, ताकि जो फसलों को या जो बागवानी के लिए, जो सेब के लिए जो एक नमी की जरूरत होती है, वो जो पूरी हो जाए जो है रितेश। कमलेश, एक और सवाल, जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें, उसकी ओर से जो आने वाले समय को लेकर अपडेट दिया गया है, वो क्या कहता है? किस तरह से आने वाला पूरा हफ्ता रह सकता है? बर्फबारी को लेकर, बारिश को लेकर भी अपडेट्स। और देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा था कि 11 से 13 तारीख तक जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। तो कहीं ना कहीं जो है मौसम विभाग ने जो कहा था वही देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाका जो, खासकर अगर यहाँ कुल्लू मनाली की बात की जाए, तो जो अटल टनल का जो इलाका है या जो रोहतांग पास का जो इलाका है, वहां पे जो है जम के बर्फबारी हो रही है। मैं आपको बता दूं, अटल टनल में आज सुबह जो है करीब जो है जो कुल मिला के जो है 1.5 फीट तक बर्फबारी हो चुकी थी। वहीं जो रोहतांग पास है, ऊपर रोहतांग पास में करीब 2.5 फीट के आसपास अभी तक बर्फबारी हो चुकी है। तो ऐसे में जो है मौसम विभाग जो है, जिस तरह से मौसम विभाग के जो फोरकास्ट था वही देखने को मिल रहा है। और आने वाले जो है, मैं आपको बता दूं रितेश, जो है जनवरी का महीना जो है कहीं ना कहीं, हालांकि जो इस बार का जो वेदर जो अपडेट है उसमें यही कहा गया है कि 14 तारीख के बाद जो है ये मौसम खुल जाएगा। लेकिन अमूमन हम देखते आ रहे हैं कि जनवरी के महीने में जो है हफ्ते दर हफ्ते जो है कोई ना कोई WDO जो है एक्टिव हो जाता है। तो उसके बाद जो है जो, यानी कमलेश कह सकते हैं कि जो सैलानी हैं जो लगातार रुख कर रहे हैं पहाड़ों का, उनके लिए आने वाले दिनों में भी और ज्यादा मौसम इसी तरह का बढ़िया बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब वो किन्नौर लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अनिल रेगी की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है। किन्नौर जिला में लगातार 2 दिन मौसम खराब चला हुआ था, जिसके बाद जिला किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हुई और निचले ग्रामीण इलाकों में भी इस 2 दिन मौसम खराब के बाद बर्फ की हल्की हल्की सफेद चादर बिछ चुकी है। किन्नौर प्रशासन की जानकारी के अनुसार जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई है, जिसके बाद कई सड़क संपर्क मार्ग भी अवरुद्ध हुए हैं, जिसे प्रशासन बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस वक्त मैं जिला किन्नौर के सांगला घाटी में खड़ा हूं और आप मेरी पिछली तरफ देख सकते हैं कि कितनी बर्फबारी हुई है। जिला किन्नौर के सांगला घाटी के छिटकुल, रक्षम, सांगला, कामरूवा उपखंड के लिप्पा, असरंग व कल्पा खंड के कल्पा गांव में करीब 4 से 5 इंच बर्फबारी हुई, जिसके बाद पीने के पानी के जल स्रोत जमने लगे हैं। इसकी वजह से जिला किन्नौर के इन ग्रामीण क्षेत्रों में अब पीने की पानी की समस्याएं भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को ऊंची पहाड़ियों पर जाने से सख्त मनाही की है, क्योंकि बर्फबारी के बाद ऊंची पहाड़ियों पर ग्लेशियर इत्यादि का लगातार खतरा बना रहता है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। किन्नौर जिला में लगातार 2 दिन से मौसम खराब चला हुआ था। ऐसे में जिला किन्नौर में अब लगातार 2 दिन बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं, तो वहीं निचले ग्रामीण क्षेत्रों में भी बर्फ की हल्की हल्की चादर बिछ चुकी है। जिला किन्नौर में इस बर्फबारी से जहां बागवानों को सिंचाई से राहत मिली है, वहीं दिन प्रतिदिन अब बर्फबारी के बाद जिला किन्नौर में पर्यटकों की आमद भी बढ़ रही है। जिला किन्नौर की ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद कई सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध है, जिसे प्रशासन बहाल करने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि जिला किन्नौर की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद अब पीने के पानी के जल स्रोत भी जमने लगे हैं, जिससे जिला किन्नौर के लोगों को अब पीने की पानी की समस्याएं भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल जिला प्रशासन किन्नौर के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मार्ग की बहाली के लिए लगातार काम कर रहा है। जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं प्रशासन द्वारा पर्यटकों समेत किन्नौर के लोगों को ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों पर साहसिक गतिविधियों को करने से भी परहेज करने का आग्रह किया है, क्योंकि अब बर्फबारी के बाद जिला किन्नौर के नदी नालों में ग्लेशियर इत्यादि का खतरा लगातार बढ़ जाता है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। तो वहीं सोलन में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पिछले दिनों विभाग ने बीते दिनों बिकने वाले नामी कंपनियों के खाद्य पदार्थों को जांच के लिए भेजा था, जिसमें से 10 सैंपल फेल पाए गए। ये सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिसंबर माह में भरे थे, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में विभाग के पास पहुंची और रिपोर्ट में परीक्षण के लिए भेजे गए अधिकतर मसाले
मिक्स ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड निकले हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस भेज दिया है और जवाब तलब किया है। हमारे पास 39 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 10 सैंपल हमारे नॉन कन्फर्म, जिसको फेल बोलते हैं, वो पाए गए हैं। और ये सैंपल नवंबर और दिसंबर में लिफ्ट किए गए थे। किसान बेसन ये भी मिस ब्रांडेड है। 5वां सैंपल है किचन किंग मसाला, ये मिस ब्रांडेड है। फिर छठा है गरम मसाला, ये मिस ब्रांडेड पाया गया है। और 7वां सैंपल है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जो महान कंपनी का है, ये मिस ब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड दोनों पाया गया है। कार्रवाई के लिए हम इनको नोटिस सर्व करेंगे, जितने भी सैंपल फेल हुए हैं सब दुकानदारों को, और इनको 30 दिन का टाइम देंगे। 30 दिन के टाइम हम देखते हैं ये हमारे को बिल प्रोड्यूस करते हैं या क्या रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित करने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। जिला परिषद के सदस्यों ने प्रदेश सरकार से अब जल्द इस प्रतिमा को रिज मैदान पर स्थापित करने की मांग उठाई है। तो वहीं आपको बता दें, जिला परिषद की बैठक में बकायदा इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर सरकार को भी भेजा गया है और 6 माह के भीतर रिज मैदान पर प्रतिमा लगाने की मांग सरकार से की है। जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो ये नई सरकार है इस पे जल्द ही कार्य करेगी और बहुत जल्द हमारी जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जो प्रतिमा है वो आप सबके समक्ष लगी दिख जाएगी। ये मेरा विश्वास है कि मेरा सरकार पे भी और अपनी तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बहुत जल्द इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। अगर डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है हिमाचल के निर्माता है, तो आधुनिक हिमाचल जो हम सब देख रहे हैं, जो हम आज जो है पंचायती राज को सशक्त उन्होंने किया, जो हम यहाँ बैठ रहे हैं, तो आधुनिक जो हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह जी का अभूतपूर्व योगदान है। और इसीलिए हमने जो है पिछले जो है प्रस्ताव पारित किया था पिछले 2 जो है बैठकों में कि राज साहब की जो है प्रतिमा रिज मैदान पे लगनी चाहिए। और आज भी हमने ये जो बात रखी और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कल जो है ये जो है नोटिफिकेशन जो है नोटिफाई किया था कि हम जो है प्रतिमा लगाएंगे। आज हमने ये किया कि जो है विद इन जो है 6 मंथ राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का जो है निर्माण किया जाए। और चलते हैं हिमाचल की बाकी खबरों का रुख करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पांवटा साहिब में आयोजित होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबंध में आयोजित की गई बैठक में एसडीएम ने दी जानकारी। बिलासपुर में परिषद की बैठक का किया गया आयोजन। जिला परिषद की अध्यक्षा ने अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा, बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस तरह की लापरवाही। सोलन में बीआईएस की ओर से खिलौनों की दुकानों में की गई रेड। आईएसआई मार्क वाले खिलौनों नहीं होने पर कार्रवाई। व्यापारियों ने कार्रवाई का किया विरोध। पांवटा साहिब में टेलीकॉम विषय के विद्यार्थियों को ओजेटी के तहत किया गया प्रशिक्षित। प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के अलावा कौशल विकास पर दिया जा रहा है जोर। सोलन में बाईपास के पास बड़ा हादसा। शिमला से सोलन की ओर आ रही अनियंत्रित गाड़ी, हादसे में कार सवार 2 लोगों को आई चोटें। पांवटा साहिब में विदेशी मूल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। 24 घंटों में नाबालिग लड़की को किया परिवार के हवाले। नशा मुक्त पांवटा बनाने के लिए डीएसपी रमाकांत की अनोखी पहल। वार्ड नंबर 9 और 10 के लिए गठित की कमेटी, पूरे वार्ड में निगरानी रखी जाएगी। और चलिए रुख करते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। प्रतिभा सिंह ने राजीव शुक्ला से मुलाकात की है। बेटे विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीर देखिए आप। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनके साथ उनके कैबिनेट मंत्री बेटे विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला को आप इस तस्वीर में देखिए। मुलाकात की है प्रतिभा सिंह ने राजीव शुक्ला से। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे।
और आभार व्यक्त किया है राजीव शुक्ला का। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है सुक्खू कैबिनेट में विक्रमादित्य सिंह को। और चलिए वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए जनता टीवी।